बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कैसे कहूँ मोहब्बत है और इसकी राइटर है तबिंदा नूर इम्तियाज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। नसीब से जो मिल जाए उसे मोहब्बत नहीं कहते, मोहब्बत तो इबादत है और इबादत करनी पड़ती है। ताई अम्मी वो ऊंची आवाज़ में इशरत बेगम को पुकारती हुई सीढ़ियाँ फलांगती नीचे वाले पोर्शन में आती। ताई अम्मी कहाँ हैं आप? मैं किचन में हूँ अभी। उफ ताई अम्मी, मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही हूँ। क्या बना रही हैं आज डिनर में? अभी तो कुछ नहीं सोचा, तुम बताओ क्या खाओगी, वही बना लेती हूँ। अच्छा फिर बिरयानी बना लें, काफ़ी दिन हो गए हैं आपके हाथ की बिरयानी खाए हुए। अच्छा ठीक है बना लेती हूँ, तुम ज़रा ये चाय हादी के रूम में दे आओ। क्या हादी भाई आ गए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ आपसे। अरे लड़की सब्र कर, बोलती चली जा रही है, अभी आया है वो, उसके लिए चाय बना रही थी। अच्छा लाएं दें चाय, मैं उन्हें दे आती हूँ। वो इशरत बेगम से चाय का कप पकड़ती हादी के रूम की तरफ बढ़ गई। वो नहाकर ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक ही बनियान पहने वॉशरूम से निकलता है और आईने के सामने खड़ा हो जाता है। शर्ट पहनने लगता है। वो आहिस्ता कदमों से चलती रूम में दाखिल होती है। वो शर्ट पहनकर नीचे को झुका ड्रेसिंग टेबल के दराज से कुछ ढूंढ रहा होता है। वो बिना आवाज़ पैदा किए कप टेबल पर रखकर उसकी तरफ बढ़ती है। ये तुम चोरों की तरह आना कब छोड़ोगी? और आप हर बार मुझे पकड़ लेना कब छोड़ेंगे? वो कहाँ किसी से कम थी, हादी को उसी की ज़ुबान में जवाब देती। तुम कभी नहीं सुधरोगी है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, सुधरने का अभी मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? अगर मैं कहूँ कि मत बताओ तो क्या नहीं बताओगी? अरे फिर तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अच्छा बताओ फिर कौन सी राज की बात है जो तुम्हारे पेट में नहीं टिक रही? आपको पता है मैं आपके रूम में चोरों की तरह क्यों आती हूँ? नहीं मुझे नहीं पता, अब खुद ही बता दें कि ये शर्फ आप मेरे कमरे को क्यों बख्शती हैं। हादी इससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसका राज सुनकर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। हाँ 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 हादी भाई, आप भी ना कभी कभी बड़े फनी हो जाते हैं। वो बच्चों की तरह हाथ पे मार सॉरी हाथ पे हाथ मार के हंसती है तो वो गौर से उसे देखने लगता है। अच्छा सुने, फिर मैं आपके रूम में चोरों की तरह इसलिए आती हूँ ताकि आपको रंगे हाथों पकड़ सकूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी तेवरी चढ़ाकर उससे पूछता है। मतलब कि मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। ओह, हादी उसकी प्लानिंग सुनकर ओह करके रह जाता है। इस काम के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के मुतालिक बहुत मोहतात हूँ। हाँ, गर्लफ्रेंड का सुनकर सदमे से अभी का मुंह पूरा खुल जाता है। हादी भाई आपकी सच में गर्लफ्रेंड है? मैं ताया अबू को बताऊंगी कि उनका बेटा हाथों से निकलता जा रहा है। मिस अबीहा अदील, आप इन बातों को छोड़िए और मुझे ये बताएं कि कल जिस टेस्ट का कह रही थी उसकी तैयारी कर ली? वो चाय का कप साइड टेबल पर रखता उससे टेस्ट के बारे में दरियाफ्त करता है तो अभी की बोलती बंद हो जाती है। वो हादी भाई, मैं हाँ हाँ बना लो कोई अच्छा सा बहाना, मैं सुन रहा हूँ। मैं बहाना तो नहीं बना रही, मैं तो बस आपके घर आने का वेट कर रही थी ताकि आपके पास बैठकर टेस्ट की तैयारी कर सकूं। अच्छा ठीक है ले आओ बुक्स, मैं करवाता हूँ तैयारी, जाओ शाबाश। अभी जल्दी से रूम से बाहर भाग जाती है। हादी उसकी रफ्तार देखकर मुस्कुरा देता है और सोचता है इस झल्ली को मेरे दिल की हालत कभी नज़र नहीं आएगी। मेरे बस में नहीं इस दिल की तर्जुमानी, बस यूं समझ लो लफ्ज़ कम है और तुमसे मोहब्बत ज़्यादा। शिराजी विला में दो फैमिलीज रहती हैं। बड़े भाई आदिल शिराजी, उनकी बेगम इशरत शिराजी और उनके दो बेटे। बड़ा बेटा हदीद शिराजी जिसे प्यार से सब हादी बुलाते हैं, और छोटा बेटा शहीर शिराजी जिसे सब प्यार से शेरी कहते हैं। ये फैमिली नीचे वाले पोर्शन में मुकीम है। आदिल शिराजी के छोटे भाई अदील शिराजी, उनकी बेगम सबाहा शिराजी, उनकी सिर्फ एक बेटी है, शौक सी, चंचल सी, नटखट और थोड़ी पागल सी, सबकी लाडली, ख़ास तौर पर हदीद शिराजी की लाडली अबीहा अदील शिराजी। अगर अबीहा को शिराजी विला की रौनक कहा जाए तो ये गलत ना होगा। अदील शिराजी की फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। खाना सब एक साथ नीचे वाले पोर्शन में ही खाते हैं। दोनों भाइयों का अपना बिजनेस है जो तरक्की की राह पर गामजन है। हदीद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पापा और चाचू के साथ बिजनेस संभालता है, जबकि अबीहा और शहीर दोनों बीए के स्टूडेंट्स हैं। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। रिस्क की कोई कमी नहीं। शिराजी विला पर खुदा की खास रहमत है और आजकल शिराजी विला के लोगों पर हदीद शिराजी यानी हमारे हीरो हादी की शादी का भूत सवार है। भाई मामा कह रही हैं खाना खा लें। शहरी अपने ही ध्यान में चला
आ चला आता है कि सामने किताबों में सर दिए बैठी आबी को देखकर उसकी ज़ुबान पर खुजली होती है। ओह, तो नालायक लोग भी यहाँ बैठे हैं। वो आबी को छेड़ता भाई के साथ बेड पर बैठ जाता है, लेकिन आबी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, जैसे कुछ सुना ही ना हो। तो वो दोनों हैरान नज़रों से कभी आबी को देखते हैं, कभी एक दूसरे को, कि अबीहा अदील शिराजी किसी की बात का जवाब ना दे। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें इनको बुलवाने के लिए भेजा था, तुम खुद भी यहाँ आकर बैठ के। इशरत बेगम कमरे में आते ही शहरी को डांटने लगती हैं। बस मामा, हम आ ही रहे थे, ये अभी का काम थोड़ा सा रह गया था। हादी माँ को कहता है। बस ताई अम्मी, हो गया, चलें, अब बड़ी भूख लगी है। तो वो सब एक साथ खाने की टेबल पर पहुँचते हैं, जहाँ अदील साहब और सबाहत बेगम उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आबी और खाना खामोशी से खा ले, ये हो ही नहीं सकता। ताया अबू, आपको नहीं लगता घर में रौनक शौनक होनी चाहिए? कोई गाना बजाना, कोई ढोल ढमक्का है ना शहरी? वो अपनी बात में शहरी को भी घसीट लेती है। हाँ पापा, अभी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अभी ये गाना बजाना, ये ढोल ढमक्का तो शादियों में होता है ना। वो बड़ी मासूमियत से अभी से पूछता है। अपनी प्लेट पर झुका हादी इन दोनों की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा होता है, लेकिन खामोश रहता है, क्योंकि खामोश रहने में ही उसकी भलाई थी। हाँ शरी, वही तो मैं कह रही हूँ कि अब हमें हादी भाई की शादी कर देनी चाहिए। इनकी गर्लफ्रेंड्स, ओह मेरा मतलब है किसी अच्छी सी लड़की से, है ना तायाबू? वह जानबूझकर गर्लफ्रेंड्स का जिक्र करती है। हादी उसे ज़बरदस्त घुरी से नवाजता है, लेकिन वहाँ परवाह ही किसे होती है। मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ भाई हदीद, तुम क्या कहते हो इस बारे में? अब तो सेहरा सज ही जाना चाहिए। टेबल पर एक मिनट की खामोशी छा जाती है। सब नफूस हादी की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, और वो बेचारा अबी और शरी को घूरने के अलावा क्या कर सकता था, जबकि उसकी शक्ल देखकर इन दोनों से अपनी हंसी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हदीद बेटा, तुम्हारे पापा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, इशरत बेगम उससे कहती है। ममा पापा प्लीज़, मैं भी शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे मजबूर बंद करें। वो कुर्सी पीछे धकेलता उठ खड़ा होता है, तो सब उसे देख कर रह जाते हैं। वो हर बार शादी के बाद पर ऐसे ही भाग जाता है, लेकिन अभी तक कोई जान नहीं पाया कि हादी आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहता। क्या ज़रूरत थी तुम्हें फजूल बोलने की अभी? कुछ देर तुम अपनी ज़ुबान को बकने बंद नहीं रख सकती थी? वो खाना खाए बिना ही चला गया है। इसने अभी ठीक से खाना भी नहीं खाया था। सबाहत बेगम आबी की इज़्ज़त अफजाई कर देती हैं। आबी ने कुछ गलत नहीं कहा, सबाहत इसे मत डांटो। ताया अबू उसकी तरफदारी करते हैं तो वो चौड़ी हो जाती है। भाईजान, इससे आराम से प्यार से पूछें कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगर कोई और बात है तो उसे कहें, खुलकर बताए, हम उसकी पसंद को अहमियत देंगे। अगर आप कहें तो मैं हदीस से बात करूं? नहीं अदील, मैं खुद उससे बात करता हूं। अब इस प्रॉब्लम को हल हो ही जाना चाहिए। अब सब सुकून से खाना खाएं। उनकी बात पर सब खाना खाने लगते हैं। दो लोग अपनी अपनी सोचों में गुम होते हैं। आखिर हादी भाई सबको बता क्यों नहीं देते कि वो क्या चाहते हैं? ये इतना मुश्किल भी नहीं जितना वो समझ रहे हैं। शहरी अपना सर झटकता भाई से बात करने की ठानता है। ये हादी भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी गर्ल फ्रेंड्स में से किसी भी अच्छी लड़की से शादी कर सकते हैं। कोई बात तो ज़रूर है, मुझे तो काफ़ी गड़बड़ लगती है। मैं तो पता लगा के रहूँगी। अभी दिल शराजी ने मिशन पर काम करने का सोचती है। इन चाहतों के रंगों में हर रंग मेरा तुमसे तुम तक है। मेरा जुनून कभी समझो तो सही, ज़िंदगी का हर लम्हा तुमसे तुम तक है। वो कमरे में आकर मोबाइल से उसकी तस्वीर निकालता है और उसे जी भर कर देखने लगता है। वो रेड फ्रॉक पहने, लंबे बालों को खोले, हाथ में फूल पकड़े खड़ी है। अपनी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों में काजल, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो किसी बात पर मुस्कुरा रही होती है। जब हदीद उसकी तस्वीर बना लेता है, उसे पता भी नहीं चलता। ये तस्वीर अबीहा की बर्थडे की थी, जो पिछले माह गुजर चुकी थी। ये तस्वीर हदीद शिराजी के दिल पर नक्श हो चुकी है। मैं तुम्हारे अलावा कैसे किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ? ये सब लोग समझते क्यों नहीं हैं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ? वो उसकी तस्वीर से बातों में मगन होता है कि उसके रूम का दरवाज़ा नोक होता है। वो जल्दी से मोबाइल बंद कर देता है। कौन है? आ जाओ। वो अपने रूम में सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी होती है कि एकदम चौंक जाती है। ओह, हादी भाई ने तो खाना ही नहीं खाया। ऐसा करती हूँ, उनके लिए खाना रूम में ले जाती हूँ। सॉरी भी कर लूँगी कि मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। आपका जब दिल करे आप शादी करें, नो प्रॉब्लम। वो अपने रूम से निकलती आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती नीचे वाले पोर्शन में आती है और किचन की तरफ भर जाती है। खाना गर्म करके अच्छी तरह ट्रे में सेट करती है और हादी के रूम की तरफ चल पड़ती है। वो एक हाथ में खाने की ट्रे पकड़े, दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलने लगती है कि अंदर से आने वाली आवाज़ पर रुक जाती है। भाई, आप उसे बता क्यों नहीं देते? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नहीं शहरी, अभी सही वक्त नहीं है। क्यों सही वक्त नहीं है? सब घर वाले आपकी शादी के पीछे पड़े हैं, कैसे रोकेंगे उन्हें? पापा, आपसे दो टोक बात करने का
ارادہ کیے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ہاں کروا کے ہی دم لیں گے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بھائی کم از کم اسے تو پتہ ہونا چاہیے جس کے لیے آپ انتظار کی سوری پر لٹکے ہوئے ہیں۔ شہری، وہ ابھی چھوٹی ہے، میرے جذبات میری شدتیں سمجھ نہیں پائے گی۔ کوئی چھوٹی ووٹی نہیں ہے وہ، بھائی ہم لوگ کی پوری ہے۔ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ میں بتاؤں اسے؟ باہر کھڑی ابیہا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ دونوں کس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی لڑکی کا چکر ہے، تو وہ بھی ان کی باتوں میں حصہ ڈالنے کا سوچتی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے، لیکن اپنا نام سنتے ہی ٹھٹک کر رک جاتی ہے۔ خبردار شہیر، اگر تم نے ابیہا سے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹتے رہو۔ کیوں نہ بتاؤں میں اسے؟ بھائی، اسے ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس انسان کو اپنا بھائی کہتی ہے وہ اسے اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، نہ جانے کب سے۔ یہ سنتے ہی باہر کھڑی ابیہا عدیل شرازی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی ہے جس کے پار وہ انسان بیٹھا ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اتنے بڑے انکشاف پر صحیح معنوں میں اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتا شہری، یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا۔ اس کی بےتکی سی باتیں، اس کا ہنسنا رونا، مجھ سے نئی نئی فرمائشیں کرنا مجھے اچھا لگنے لگا۔ بچپن سے ہی وہ میرے لیے بہت اہم رہی ہے۔ مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اسے خود سے جدا سوچ کر ہی میری جان نکلنے لگتی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے، میں اس کے ننھے سے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں ڈرتا ہوں شہری کہ اگر کل کو اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گی۔ وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کر پائے گی، وہ مجھے غلط سمجھے گی۔ وہ کانچ کی گڑیا ہے، ٹوٹ جائے گی۔ اس کا ٹوٹنا بکھرنا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں مناسب وقت کے انتظار میں ہوں کہ وہ تھوڑی سمجھدار ہو جائے، تھوڑی میچور ہو جائے۔ پھر جب اسے پتہ چلے گا تو وہ مجھے محسوس کرے، میری محبت کی گہرائی کو جانے۔ پھر میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا۔ پھر چاہے مجھے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے، میں کروں گا۔ بس میں اسے مطمئن اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی، لیکن کچھ نہیں شہری، مجھ سے وعدہ کرو تو آبی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں بتاؤں گا، پر اگر آپ نے زیادہ دیر کی تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ مجھے آپ دونوں کی خوشیاں بہت عزیز ہیں، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں بھائی۔ میں جانتا ہوں شہری، تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میری ہے، اسے ہمیشہ میرا ہی رہنا ہے، انشاءاللہ بھائی۔ شہری محبت سے اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ جاتا ہے۔ اس کا وہاں اور کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد وہ ہوش میں نہیں رہتی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، شاید حدیث شرازی کی محبت کا بوجھ۔ وہ ٹرے سنبھالتی لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جاتے ہی شہیر بھی اپنے بھائی سے مل کر اپنے روم کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ دونوں بھائی اس بات سے انجان کہ جس سے وہ سب کچھ چھپانے کا عہد کر رہے ہیں وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ وہ جیسے ہی بھاگ کر اپنے کمرے میں آتی ہے، دروازہ لاک کرتی وہیں نیچے بیٹھتی چلی جاتی ہے، اپنی ٹانگوں کو فولڈ کر کے دروازے سے ٹیک لگاتی ہے اور کرب سے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ آنسو بنا اس کی اجازت سے پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتی وہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے۔ جس انسان کو آج تک اپنا بھائی سمجھتی آئی ہے، اس نے کبھی اسے بہن سمجھا ہی نہیں۔ کیا ہادی بھائی اس کے لیے شادی نہیں کر رہے کہ وہ مجھ سے پیار؟ اس کی زبان کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ وہ یہ بات تو اچھے سے جانتی ہے کہ ہادی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہادی نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کی ہر الٹی سیدھی حرکت تو پر اس کی ڈھال بنا ہے۔ میں آپ کی محبت کا بدلہ کیسے چکاؤں گی ہادی؟ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میں پاگل عقل سے پیدل کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ میں آپ کے دل تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائی۔ میری وجہ سے آپ اس اذیت میں ہیں کہ میں کیسے آپ کا سامنا کروں گی؟ وہ روتے روتے خود سے ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھتی بیڈ پر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیتی ہے۔ مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی محبت کو محسوس کروں، ان کی محبت کی گہرائی کو جانوں، لیکن میں یہ کیسے کر پاؤں گی؟ مجھے دکھ ہو رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے ان کی اس بے بسی پر کہ وہ چاہ کر بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف میرے لیے ہادی، آپ خود کو مجھ سے دور رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، بکھر جاؤں گی۔ دیکھ لیں ہادی، میں ٹوٹ رہی ہوں، بکھر رہی ہوں، مجھے سمیٹ لیں۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمیٹ سکتا مجھے، کوئی بھی نہیں۔ وہ اذیت کی انتہا پر ہوتی ہے۔ پلیز ہیلپ می حدید، پلیز ہیلپ می۔ میرا دل آپ کی بے انتہا محبت کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، پلیز ہیلپ می۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بیڈ پر گرتی ہے اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابھی بیٹا دروازہ کھولو، آج کالج نہیں جانا کیا؟ جو ابھی تک سو رہی ہو؟ صباحت بیگم اس کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ پیٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ابھی بیٹا دروازہ کھولو میری جان، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آج آپ کا ٹیسٹ بھی تو تھا، شیری تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔
बोलने के साथ वो मुसलसल दरवाज़ा भी पीट रही होती हैं, लेकिन जवाब नदारद तो वो परेशान हो जाती हैं। वो सबको सलाम करता कुर्सी पर बैठ जाता है। चाचू, आबी और चची नहीं आई, नाश्ता नहीं करना उन्होंने? बेटा, तुम्हारी चची आबी को ही जगाने गई है, बस आती होंगी। वो अच्छा कहता जूस के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता है कि सबाहत बेगम की आवाज़ पर चौंक जाता है। अदील, अदील जल्दी ऊपर आए, आबी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही। सबाहत बेगम की आवाज़ सुनते ही वो सब ऊपर की तरफ भागते हैं। सबसे पहले उसके कमरे तक पहुंचने वाला इंसान हदीद ही होता है। आबी गुड़िया, दरवाज़ा खोलो। हदीद बोलने के साथ दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश कर रहा होता है। सब परेशान से आबी को आवाज़ें दे रहे होते हैं। चाची, इस रूम की चाबी है तो प्लीज़ जल्दी ले आएं। हादी की बात सुनते ही सबाहत बेगम किचन की तरफ भागती हैं। आबी गुड़िया, दरवाज़ा खोलो, पापा की जान, सब परेशान हो रहे हैं। ये लो हादी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सबाहत बेगम उसे चाबी पकड़ाती हैं। वो जल्दी से लॉक खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही सब बेताबी से अंदर दाखिल होते हैं। बेड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वो दुनिया माफिया से बेखबर बेड पर आड़ी तिरछी लेटी है। टांगे बेड से नीचे लटक रही होती हैं। दुपट्टा दरवाजे के पास गिरा है। बाल बिखरे और चेहरे पर आंसुओं के निशान बन चुके हैं। उसकी उजरी हुई हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। सबाहत बेगम और अदील साहब जल्दी से अपनी बेटी की तरफ बढ़ते हैं। उसकी ये हालत देखकर हदीज शिराजी का दिल कट सा जाता है। वो जल्दी से उसका बाजू पकड़कर उसकी नब्ज़ चेक करता है जो बहुत स्लो चल रही है। शहरी, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो, आदिल साहब शहरी से कहते हैं। नहीं पापा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इसकी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही है। शहरी, जल्दी करो, गाड़ी निकालो, मैं अभी को लेकर आता हूँ। शहरी भाई की बात सुनते ही बाहर को भागता है और वो अभी को अपने मजबूत बाजुओं में उठाता सीढ़ियाँ उतरता बाहर की तरफ बढ़ जाता है। हौसला करो सबाहत, कुछ नहीं होगा हमारी आबी को। इरशद बेगम उन्हें हौसला देती हैं। आपा, रात को तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये हालत होगी मेरी बेटी की? सबाहत, तुम दुआ करो, हमारी आबी ठीक हो जाएगी। वो सब गाड़ियों में सवार होते हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी में ले जाया जाता है। वो सब बाहर परेशान खड़े अपनी लाडली के लिए दुआ गो हैं। शहरी अपने बड़े भाई के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसके चेहरे पर अलग ही तकलीफ़, अलग ही अजियत तहरीर है। भाई, हिम्मत से काम ले, वो ठीक हो जाएगी। शहरी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन भाई, ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब, उसकी ये हालत किस वजह से हो सकती है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो शहरी। वो हारा हुआ सा दीवार के साथ रखे बेंच पर बैठ जाता है और सर हाथों में गिरा लेता है। आंखें सब से लाल अंगारा हो रही है और दिल सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है कि अल्लाह, मेरी आबी को कुछ ना हो। इतने में डॉक्टर बाहर आता है। भाई डॉक्टर, शहरी उसे बताता है तो वो दीवाना वार्ड डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। बाकी सब भी उस तरफ खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? अदील साहब बेताबी से पूछते हैं। देखिए अदील साहब, पहले आप मुझे ये बताएं, क्या वो मैरिड है? नहीं डॉक्टर। अब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अदील साहब के साथ बाकी सब भी हैरान नज़रों से डॉक्टर को देख रहे होते हैं। अगर पेशेंट मैरिड नहीं है तो फिर इतनी सी एज में इन्होंने किस बात की इतनी टेंशन ली है कि इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया? डॉक्टर के अल्फाज उन सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी थे। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? अंकल, आबी, हादी से बोल आ ही नहीं जाता तो वो मुंह पर हाथ रख लेता है और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है जो वो आबी की तकलीफ़ का सुनकर महसूस करता है। अब वो ठीक हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है। वो जितना सुकून से सोएंगे उनका माइंड इतना ही फ्रेश होगा। थोड़ी देर तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि वो फिर से किसी बात की टेंशन न ले, जितना हो सके उन्हें खुश रखें, कोशिश करें, यही उनके लिए बेहतर है। डॉक्टर के जाने के बाद वो सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हों, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आबी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई? आबी के रूम में शिफ्ट होते ही सब उससे मिलने के लिए उसके रूम में दाखिल हो जाते हैं। वो सब जैसे ही रूम में दाखिल होते हैं, अपनी लाडली की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखें नमकीन पानियों से भर जाती हैं। इशत बेगम ने बहुत मुश्किल से सबाहत बेगम को संभाला होता है। पापा, चाचू, ऑफिस से कॉल आई है, आप लोगों को ऑफिस जाना चाहिए। वो अपने बाप और चचा को ऑफिस जाने का कहता है। लेकिन हादी बेटा, अदील साहब कुछ कहने लगते हैं। लेकिन क्या चाचू, मैं हूँ यहाँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं हादी बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस आबी की वजह से। चाचू, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं हूँ यहाँ आबी का ख्याल रखने के लिए, आप बेफिक्र होकर जाएं। तो वो दोनों भाई आबी को प्यार करते ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मामा, आप चाची को लेकर घर जाएं, ऐसे इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नहीं हादी, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सबाहत, हादी ठीक कह रहा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चाची, आबी को जैसे ही होश आता है मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, अब प्लीज़ परेशान ना हो। हादी शहरी को इशारा करता है तो वो आगे बढ़ता
सबाहत बेगम को कंधों से पकड़कर सहारा देता है और रूम से बाहर ले जाता है। इशत बेगम भी आबी को प्यार करती बाहर निकल जाती है। वह सब लोगों को घर भेजकर एक लंबी सी सांस हवा के सुपुर्द करता है और आबी की तरफ मुड़ता है। वह हादी की हालत से अनजान बेखबर सो रही होती है। वो उसके पास बेड पर आकर बैठ जाता है। न जाने कितना वक्त बीत जाता है, वो उसे टिकटिकी बांधे देखता चला जाता है। बहुत खामोश होकर तुझे मैं देखता रहूं, वो कहते हैं ना, इबादत में बोला नहीं जाता। वो बहुत नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। आबी को अपने बालों में नरम सा मेहरबान सा लम्स महसूस होता है तो वो थोड़ा सा किस्मस आती है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। हदीद उसे आंखें खोलता देख प्यार से उसे पुकारता है, आबी, आबी गुड़िया, आंखें खोलो। तो वो आंखें खोलकर पुकारने वाले को देखती है और देखती चली जाती है जैसे वो इस इंसान को पहली बार देख रही हो। अब कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही, बस यकटक उसे देखती रहती है। तो उसे रात का सारा किस्सा याद आता है। खामोश आंसू उसकी झील जैसी आंखों से बहने लगते हैं, जिन्हें हादी बहुत मोहब्बत से अपनी उंगलियों की पोरों से चुन लेता है। अभी ऐसे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, मुझसे बातें करो जैसे पहले किया करती थी। तुम मुझे बोलती हुई, मेरा सर खाती हुई अच्छी लगती हो। वो अभी भी उसके बाल से हिला रहा था। गुड़िया, कुछ तो बोलो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, मेरी अभी ऐसी तो नहीं थी। गुड़िया, वो बोलते ही उसका हाथ जोर से पीछे झटकती है। मैं गुड़िया नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं गुड़िया। हदीद शिराजी, समझे आप, नहीं हूँ मैं कोई गुड़िया। वो पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात कह रही होती है, अभी संभालो खुद को, ये क्या कह रही हो तुम, आखिर हो क्या गया है तुम्हें। हादी उसे संभालने की कोशिश करता है, वो अपने होश में नहीं होती। वो गुस्से से चिल्ला रही होती है और साथ में अपने हाथ पर लगी ग्रिप की सुइयां भी निकाल देती है। वो शायद हादी को ये बताना चाह रही होती है कि अब वो बड़ी हो गई है, उसे भी हादी के साथ की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हादी के तो होश ही उड़ जाते हैं उसकी पागलों जैसी हालत देखकर। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागता है। वो जब डॉक्टर को लिए रूम में आता है तो वो अभी भी उसकी हालत उसी हालत में होती है, बस यही बोलती चली जाती है, नहीं हूँ मैं गुड़िया, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, नहीं हूँ मैं गुड़िया। नींद का इंजेक्शन लगते ही वो फिर से सुकून पुरसुकून नींद सो जाती है और हादी का सुकून बर्बाद कर जाती है। शायद मुझे सुकून तेरे पास ही मिले, मुझको गले लगा ले, बहुत बेकरार हूँ मैं। आज उसे हॉस्पिटल से घर आए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी चुप टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई बुलाता तो हूँ हाँ मैं जवाब दे देती। घंटों एक ही जगह पर बैठी न जाने किन सोचों में डूबी रहती। हादी को तो देखते ही वहाँ से भाग जाती। हादी भी उसकी ये हरकत नोट कर रहा था कि वो उसे देखते ही गायब हो जाती है, जैसे गधे के सर से सींग। वो सोच सोच के थक चुका था कि आखिर मैंने क्या किया है जो वो उससे छुपती फिर रही है। सुबह वो ऑफिस जाता तो वो अपने कमरे में होती, वो ऑफिस से वापस आता तब भी वो अपने कमरे में होती। हादी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। सब घर वाले उसकी हालत से बहुत परेशान थे, मगर वो वजह जानने से कासिर थे। सब उसे हंसाने और खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन वो तो जैसे सब कुछ भुलाए बैठी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। वो करवट पे करवट बदल रहा था, लेकिन बेसुकूनी हद से सिवा थी। कितने दिनों से उसने अभी को ठीक से देखा भी नहीं था। उसकी एक झलक देखने को बेताब था। वो जो ऑफिस से आने के बाद सारा वक्त उसके साथ गुजारता था, उसकी ढेर सारी बेतुकी बातें सुनता था, अब उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो बेड से उतरकर चप्पल पहनता है और कमरे से बाहर आ जाता है। हर तरफ खामोशी होती है। वो बिना आवाज़ पैदा किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। अगर हदीद शिराजी को सुकून मैसर नहीं था तो अबीहा शिराजी भी इस नेमत से महरूम थी। अगर हादी को सारी रात नींद नहीं आती थी तो अबी पर भी नींद मेहरबान नहीं होती थी। दोनों ही बेचैन थे, तड़प रहे थे। दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। वो एक की तरफ ज़्यादा थी और एक की कम, लेकिन इस तरफ की आग दोनों तरफ लगी हुई थी। वो कंबल ओढ़े बेड पर लेटी छत को घूरे जा रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी हर तरफ छाई हुई थी। वो अपनी सोचों में गुम होती है कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक जाती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं। शायद उसे पता होता है कि आने वाला कौन है। उसके अंदर आते ही उसकी मशहूर कुन खुशबू अभी तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके ऐसे लेट जाती है जैसे गहरी नींद में हो। वो आहिस्ता कदमों से चलता उसके बेड के करीब आकर रुक जाता है और उसकी प्यासी नज़रें उस सोई हुई परी के चेहरे का तवाफ करने लगती हैं। उसे देखते ही हादी को अपनी आंखों और अपने दिल में उस सुकून उतरता महसूस होता है। वो आहिस्ता से बेड पर उसके पास बैठ जाता है और नरमी से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाता है। अभी उसके इतने करीब बैठने से उसके हाथ के नरम लम्स से किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती हैं। मैं कैसे कहूँ, मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है तुमसे अबीहा अदील शिराजी।
तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरे दिल की धड़कन में बसती हो तुम। मेरी ये चलती हुई सांसें तुम्हारे होने का एहसास दिलाती हैं कि तुम मेरी हो, मेरे करीब हो, इतनी करीब कि हाथ बढ़ाऊँ और तुम्हें छू लूँ। तुम मेरी रूह में उतर चुकी हो। मेरे पास वापस लौट आओ अभी, पहले जैसी हो जाओ। मैं इस अज़ियत से दोबारा कभी नहीं गुजरना चाहता जिस अज़ियत में पिछले एक हफ्ते से मुब्तला हूँ। प्लीज़ आपी लौट आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो थोड़ा सा झुक कर नहायत नरमी और आहिस्तगी से उसके माथे को अपने लबों से छू लेता है और एक ही झटके में उठता उसके कमरे से निकलता चला जाता है। उसके दहकते हुए होंठों का लम्स अपने माथे पर पाते ही आबी के जिस्म में करंट सा दौड़ जाता है। उसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब है। वो पसीने में नहा जाती है। आबी इस अनोखे से मीठे से एहसास को दिल की गहराई से महसूस करती है और उठकर बैठ जाती है। मैंने आपको महसूस किया है हादी, आपकी शिद्दतों से वाकिफ़ होने लगी हूँ। आप ठीक कह रहे हैं हादी, मैं आप ही की हूँ। मुझे आपके पास ही लौटना है। मैं आपका इकरार दो बार सुन चुकी हूँ, लेकिन आप इस बात से अनजान हैं। अब मुझे अपने सामने आपका इकरार सुनना है। आपकी इन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में अपनी मोहब्बत की चमक देखनी है, इनमें अपना अक्स देखना है। मैं जानती हूँ आप अभी घर वालों से बात नहीं करेंगे। मैं अब आपको और इंतज़ार की सूली पर लटकता हुआ नहीं देख सकती। अब जो भी करना है मुझे ही करना है। जब हादी को पता चलेगा कि मैं सब जानती हूँ तो इनका क्या रिएक्शन होगा। वह भीगी आंखों से मुस्कुरा देती है और हादी के दिल की बात सबके सामने लाने के लिए लाहे अमल सोचने लगती है। आज की सुबह शिराजी विला के मकीनों के लिए बहुत खुशगवार थी। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते से इंसाफ कर रहे थे कि आज इतवार था और वो नाश्ता देर से किया जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? वो सबको सलाम करती हादी के सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ जाती है। आबी को नॉर्मल देखकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर आ जाती है, ख़ास तौर पर हदीज शिराजी के। वो बहुत गहरी नज़रों से उसको देखता है, जो कॉटन के हल्के पीले रंग के प्रिंटेड सूट में निखरी निखरी लग रही थी। हादी की बोलती हुई नज़रों की तपिश वो अच्छे से खुद पर महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से कतरा रही थी। शायद रात वाले लम्स का असर था। सभी खुशी और मोहब्बत से उसके सलाम का जवाब देते हैं। हम सब तो ठीक है, मेरी गुड़िया अब कैसी है? आदिल साहब बहुत लाड से उससे पूछते हैं। तायाबू प्लीज़ मुझे गुड़िया मत कहा करे, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। सब उसकी बात पर हंस देते हैं। हादी के चेहरे पर भी नरम सी मुस्कान सजी होती है। हाँ पापा, अभी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो वाकई बड़ी हो गई है। अब तो इसने फीडर भी ना भी छोड़ दिया है। क्यों अभी, सही कह रहा हूँ ना मैं? शहरी उसे जानबूझकर छेड़ता है कि वो पहले जैसी हो जाए। शहरी के बच्चे, ओ मिस आबी, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से होंगे? बस सब बड़े उनकी नोक जोक इंजॉय कर रहे होते हैं। शादी और तुम्हारी शहीर शराजी, तुम्हें लड़की कौन देगा? कौन कौन? बंदर रहो पूरे, बंदर हो पूरे। अभी उससे फीडर वाली बात का बदला लेती है। उसकी बात पर सब कह कहा लगाकर हंस पड़ते हैं और वह दीवानावार उसे तके जा रहा होता है। ओ हेलो मिस अबीहा अदील शिराजी, तुम शायद जानती नहीं हो, कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पर। शहरी उसे चिढ़ाने के लिए फर्जी कॉलर झाड़ता है। ताइमी अपने बेटे पर नजर रखा करें, हाथों से निकलते जा रहे हैं। इशरत बेगम उसकी बात पर मुस्कुराकर अपने खूबरू और हैंडसम से बेटों को देखती हैं। अभी बेटा, मैं अपने छोटे सपूत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा हदीद हाथों से नहीं निकल सकता। अगर वो हाथों से निकला होता तो 28 साल की उम्र में कंवारा ना होता। वो जो आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए आबी को देख रहा था, अब हैरान नज़रों से अपनी माँ को देख रहा होता है कि उसकी माँ ने उसकी तारीफ़ की है। ये बेइज्जती। इशरत बेगम की बात पर हादी की बनने वाली शक्ल देखकर सबका मुश्तरका कहकहा गूंजता है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ताइमीन कि ये किसी से शदीद वाला प्यार करती हूँ, लेकिन उसको बताने से डरती हूँ कि उनकी उम्र का सुनकर वो बेचारी इनकार ही ना कर दे, इसीलिए अभी तक कंवारे हैं। क्यों हादी भाई? वो भाई लफ्ज़ को जानबूझकर लंबा खींचती है और दोनों भाइयों के चेहरों की उठती हुई हवाइयों से महसूस होती है। वो दोनों उसके सही अंदाजे पर उसे आंखें फाड़े घूर रहे होते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हम शहरी के बच्चों से ही दिल बहलाएंगे, क्योंकि हादी की तरफ से ऐसा कोई इम्कान नहीं लगता। आदिल साहब भी उसकी इज़्ज़त अफजाई में अपना हिस्सा डालते हैं। तायाबू की इस बात पर आबी के दिल में अजीब सी खुलबली मच जाती है और वो चोर नज़रों से चुप का रोज़ा रखे हुए हादी को देखती है, जो चेहरा झुकाए नाश्ते को घूर रहा होता है। आबी के दिल को कुछ होता है उसे ऐसे देखकर, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती और अपना नाश्ता करने लगती है। आज इतवार था तो इशरत बेगम मुलाजमा से घर की तफसीली सफाई करवा रही थी। अभी लाउंज में बैठी बुक्स के साथ सर खपा रही थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी कॉलेज से काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, तो वो दिल लगा कर पढ़ाई कर रही थी। दूसरी तरफ हदीज शिराजी अपने कमरे में बैठा अपनी पर्सनल डायरी में अपनी मोहब्बत की दास्तान तहरीर कर रहा था।
तुझको सोचा तो हर सोच में खुशबू उतरी, तुझको लिखा तो हर लफ्ज़ को महकते देखा। अभी बेटा छोटा सा काम था, इशत बेगम आप ही से कहती हैं। जी ताई अमीन, क्या काम है? मैं कर देती हूँ। बेटा हादी और शरी के कमरों से बेडशीट उतार कर ले आओ, कपड़े धुल गए हैं वो भी धुल जाएंगी, और हाँ उनकी अलमारियों से नई बेडशीट्स निकाल कर बिछा भी देना। अच्छा ठीक है ताई अम्मी, अभी कर देती हूँ। कहते ही वो हादी के रूम की तरफ चल पड़ती है। उसके रूम तक पहुँचते ही आबी का दिल बेहंगम अंदाज में धड़कने लगता है, जैसे वो पहली बार हादी के रूम में जा रही हो। खुद को रिलैक्स करती दरवाजे पर नॉक करती है। वो जो अबीहा शराजी को लिखने में मगन होता है, दरवाजे की नोक होने की आवाज़ पर चौंक जाता है। उसे लगा मुलाजमा होगी तो वो अंदर आने की इजाज़त दे देता है, लेकिन मुलाजमा की जगह आबी को अंदर आता देख वो हैरान रह जाता है और जल्दी से अपनी डायरी तकिए के नीचे छुपा देता है। लेकिन आबी की तेज़ नज़रें डायरी को देख लेती हैं। आबी, तुम नौकर के आई हो? वो हैरान सा उससे पूछता है। हैरान होने वाली बात तो थी, क्योंकि आबी ने कभी दरवाज़ा नॉक करने की जहमत ही नहीं की थी। वो बिला झिझक हादी के रूम में आ जाया करती थी। आबी के इसके सवाल का जवाब गोल कर जाती है। वो ताई ने बेडशीट्स लाने के लिए भेजा है, धोनी है इसलिए। आबी को आज बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। हादी के साथ अकेले रूम में होना उसे अजीब से एहसास से दो चार कर जाता है। वो घबराहट से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगती है। हादी उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा होता है। वो बेड से उतरकर डायरी को अलमारी में रखता है और लॉक करना भूल जाता है। उसे आबी की तबीयत की फिक्र होने लगती है। डायरी रखकर वो आबी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है और नज़रें उसके चेहरे पर जमा लेता है। अभी उसकी गर्म नज़रें अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर रही होती है। वो अभी को बहुत गौर और तवज्जो से देख रहा होता है, जैसे उसके अंदर क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा हो। अभी की लंबी पलकें कांपने लगती हैं। वो पलकों की भारी होती झालर उठा ही नहीं पाती। उसे हादी से बहुत शर्म आ रही होती है। हादी उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़ी गहरी नज़रों से जांच रहा होता है। अभी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो लहजे में प्यार से मोए उससे पूछता है। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो जिस काम के लिए आई थी। उसे आबी की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो बहस नहीं करता। अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाता कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही वो अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी सी सांस लेती है और ख़ुद को पुरसुकून करती है। बेडशीट उतारते हुए अचानक उसके दिमाग में एक धमाका सा होता है। वो पलट कर अलमारी की तरफ भागती है और अलमारी खोलकर उसकी डायरी निकालती है, जो हादी लॉकर में रखना भूल जाता है। वो बार बार दरवाजे को भी देख रही होती है। उसके हाथ कप कपा रहे होते हैं। दिल फुट स्पीड से दौड़ने लगता है। वो जैसे जैसे डायरी पढ़ती जाती है उसकी आंखें नमकीन पानियों से लबालब भरती जाती हैं। डायरी के हर सफ़े हर लाइन पर उसी का जिक्र होता है। उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसकी मासूम सी अदाएँ, सब कुछ उसी का तो तहरीर था। हादी की बेकरारियाँ, बेचैनियाँ, उसका तड़पना, सब तहरीर होता है। वो अभी चंद सफ़े पढ़ती है, आगे उससे पढ़ा ही नहीं जाता। तो वो जल्दी से डायरी बंद करती है, उसे अलमारी में उसी जगह पर रख देती है जहाँ हादी रख के गया था। कामती टांगों से चलती बेड पर आके बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है। सोचने लगती है, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? कोई कैसे किसी पर इस हद तक मर सकता है? कोई कैसे किसी के लिए इतना तड़प सकता है? आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं तो वो भागकर वॉशरूम में चली जाती है। अच्छी तरह मुंह धोकर खुद को रिलैक्स करती बाहर आती है। नई बेडशीट लेने के लिए जैसे ही अलमारी की तरफ बढ़ती है तो एक ख्याल दिमाग में भागा चलाता है। तो वो इस पर अमल करने का सोचती है और ख्याल में हादी से मुखातिब होती है। हदीज शराजी, अब आप देखेंगे अबीहा शराजी क्या करती है। वो जल्दी से अपना काम करके रूम से बाहर निकल जाती है। अभी इतनी देर लगा दी, क्या करने लग गई थी? इशरत बेगम उसे आता देख पूछने लगती हैं। वो ताईमी, हादी भाई की अलमारी से मुझे नई बेडशीट नहीं मिली, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई। अरे वहीं तो रखी थी पिछली बार धोकर। अच्छा चलो आओ मेरे साथ, मैं देखती हूँ। तो वो दोनों हादी के रूम की तरफ चल पड़ती हैं। इशरत बेगम को अलमारी की तरफ भरता देख वो अपने ही कारनामे से घबरा जाती है। ताईमी आप बेडशीट ढूंढे, तब तक मैं शरी के रूम की बेडशीट चेंज कराती हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। ताईमी से इजाज़त मिलते ही वो बाहर भागती है और दरवाजे की ओट में छुप कर खड़ी हो जाती है। इशरत बेगम को बेडशीट मिल जाती है। वो जैसे ही उसे बाहर निकालती हैं तो कोई चीज़ उनके पैरों के पास नीचे कारपेट पर गिरती है। वो झुककर उसे उठा लेती हैं। वो ब्लू रंग में वेलवेट के कवर वाली एक खूबसूरत सी डायरी होती है। अरे हादी डायरी भी लिखता है। इशरत बेगम उसके बच्चों वाले काम पर मुस्कुरा देती हैं और डायरी खोलकर बेड पर बैठ जाती हैं। वो जो दरवाजे की ओर से अंदर झांक रही होती है, अपने कारनामे को कामयाब होता देख वहाँ से हटकर शहरी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन वो खुद को सराहना और अपने शैतानी काम को शाबाशी देना नहीं भूलती। उधर इशरत बेगम जैसे जैसे डायरी पढ़ती जाती हैं उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा होता है और एक जा रहा होता है। वो हैरान कुन नज़रों से इन तहरीरों को पढ़ रही होती हैं जो उनके बेटों ने बहुत मोहब्बत से लिखी हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो खुश हो या अपने बेटे से खफा कि उसने इतनी बड़ी बात माँ से छुपाई। वो हादी से बात करने का सोचती डायरी अलमारी में रखकर अपना काम निपटाने लगती हैं।
वो शहरी के रूम का काम ख़त्म करके भाग कर हादी के रूम में आती है। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसका दिल सीने में शिद्दत से मचलने लगता है। उसे डर लग रहा है कि कहीं ताइमी को बुरा ना लग जाए, वो मुझे गलत ना समझे। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल होती है। ताइमी, शहरी के रूम का सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, और कोई काम है तो बता दे, मैं कर देती हूँ। आबी की आवाज़ सुनते ही अशरत बेगम जो तकिए से ही कर रही होती हैं, आबी को प्यार से अपने पास बुलाती हैं। वो कुछ डरती कुछ झिझकती आकर बेड पर उनके पास बैठ जाती है। इशरत बेगम बहुत प्यार से उसका माथा चूमती हैं। अभी है बेटा, तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है, आगे भी इंशाल्लाह तुम मेरी बेटी ही रहोगी। इशरत बेगम की इन बातों से उसके दिल को तसल्ली होती है। ताई आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी बेटा, अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू ताया ताई तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? ताई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एतराज़ क्यों करूँगी भला? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वही मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। अभी की बात पर इशरत बेगम खुशी से उसे गले लगा लेती हैं और अभी आगे क्या होने वाला है सोचने लगती है। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तो इशरत बेगम भी सारा काम निपटा कर हादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो जो हर बात से बेखबर बेड पर बैठा लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम करने में मगन होता है। माँ को आता देख लैपटॉप एक साइड पर करता उनकी तरफ मतवजा हो जाता है। वो भी उसके सामने बैठकर बड़े गौर से अपने खूबरू बेटे को देखने लगती हैं। वो ब्राउन ट्राउज़र शर्ट में गहरे काले बाल माथे पर बिखेरे अपनी बूढ़ी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से माँ को देख रहा होता है। क्या बात है मामा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, कितनी ही लड़कियाँ मरती होंगी मेरे बेटे पर। वो माँ की बात पर मुस्कुरा देता है और सोचता है कि माँ भी अल्लाह ताला की कैसी नेमत है। उसका बेटा चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, माँ को वो किसी शहजादे से कम नहीं लगता। लेकिन पता नहीं हादी, तुम शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इशरत बेगम अपनी कार्रवाई शुरू करती हैं। उफ, ओ मामा, कर लूँगा शादी, आप क्यों परेशान होती हैं? वो माँ को भरपूर दिलासा देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो भी उसी की माँ थी, कुछ और सोचे बैठी थी। ठीक है, जब दिल दरेक करे तब कर लेना शादी, अब हम तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। ओहो, मैं बिना जो बात करने आई थी तुमसे वो भी की ही नहीं। इशरत बेगम अपने माथे पर हाथ मारती और अपनी एक्टिंग जारी रखती हैं। कौन सी बात मामा? मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा है कि तुम तो अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, तो हम शहरी की खुशी देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। और पापा ने? हाँ, और पता है हादी, हमने शहरी के लिए जो लड़की पसंद की है चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा उस घर में आएगी तो इस घर को अपनी रोशनी से रोशन कर देगी। वो माँ की बातों पे मुस्कुराकर माँ के चेहरे पर छाई खुशी को देखता है। अच्छा मामा, कौन है वो लड़की जिसकी किस्मत हमारी शहरी के साथ फूटने वाली है? लड़की अपनी ही है, देखी भली, और तुम तो उसे बचपन से अच्छी तरह जानते हो। कौन मामा, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे, अपनी आबी की बात कर रही हूँ। मैं तो अबीहा को ही अपने शहरी की दुल्हन बनाऊंगी, चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। माँ की बात सुनते ही उसे लगा कमरे की छत उसके सर पर आन गिरी हो। उसके चेहरे की उठती हवाइयाँ देखकर इशरत बेगम सोचती हैं, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। वो हैरान नज़रों से माँ को देख रहा होता है। ज़ुबान तो जैसे तालू से चिपक कर रह गई। क्या हुआ हदी, चुप क्यों हो? मामा, अभी और शहरी, इससे आगे उसकी ज़ुबान कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं देती। मुझे पता था तुम्हें भी इस रिश्ते से बहुत खुशी होगी। अभी है ही बहुत प्यारी बच्ची, मेरी शहरी की ज़िंदगी संवर जाएगी। इशरत बेगम आज उसके सब्र और बर्दाश्त के मुकम्मल इम्तिहान लेने पे तुली थी। मामा, भी वो छोटी है, इतनी भी क्या जल्दी है? उसका दिमाग जैसे अपनी सही जगह पर आता है वो कुछ बोलने के काबिल होता है। अरे, कोई छोटी नहीं है, माशाल्लाह 20 की हो गई है, और यही उम्र होती है लड़कियों की शादी करने की। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि वो रुखसत होकर इसी घर में आएगी। अभी का रिश्ता कहीं बाहर करने से सबाहत भी बहुत परेशान रहती है, उसकी परेशानी भी अब दूर हो जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। माँ की इस बात पर हादी को अपना दिल मुट्ठी में जकड़ा महसूस होता है। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माँ को फिर समझाने की कोशिश करता है। अरे, मैंने खुद शहरी की आंखों में आबी के लिए मोहब्बत के दीप जलते हुए देखे हैं। नहीं मामा, शहरी नहीं करता आबी से मोहब्बत। वो माँ को हर मुमकिन तरीके से इस रिश्ते से रोकना चाहता है, लेकिन उसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे होते। अच्छा, अगर शहरी अभी से मोहब्बत नहीं करता तो क्या तुम करते हो? हाँ मामा, मैं। वो बोलते बोलते होश में आता है तो उसकी ज़ुबान को ताला लग जाता है। उसकी आधी अधूरी बात इशरत बेगम को पूरा मतलब समझा देती है तो वो एक पुरसुकून सांस लेती है। चलो तुम माने तो सही, मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू का कुछ असर तो हुआ। वो माँ के सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा, जैसे मोहब्बत करके उसने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो। तो इशरत बेगम दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरकर उसके माथे पर ममता भरा बोसा देती हैं। तुमने अपनी माँ से भी छुपाई ये बात हादी? वो बेटे से मोहब्बत बड़ा शिकवा करती है। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस मुनासिब वक्त के इंतज़ार में था।
मेरी एक बात याद रखना हादी, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाता। ऐसा ना हो जब आपका मुनासिब वक्त आए तब मोहब्बत आपकी दस्तरस से दूर चली जाए, फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता बेटा। वो माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है, लेकिन मामा वो भी पढ़ रही है और शायद चाचू चाची भी ना माने। अपने खदशात जाहिर करता है। तुम इनकी फिक्र छोड़ो, उनको मनाना हमारा काम है। और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अदील और सबाहत कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। अभी वो माँ बेटा बातें कर रहे होते हैं कि शहीद शिराजी साहब अपनी तशरीफ़ का टोकरा लिए चले आते हैं। ओह भाई, क्या राजो नियाज हो रहे हैं माँ बेटे में। वो उन्हें देखकर शरारत से बोलते हैं, मामा कहीं आप भाई को शादी के लिए तो नहीं मनाने आई? ओहो, तो आपको भी इस बार भी हर बार की तरह नाउम्मीद ही लौटना पड़ेगा। वो अफसोस से माँ को देखता है। जी नहीं, शहीद शराजी साहब, आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मेरा बेटा शादी के लिए मान गया है। अब मैं जल्द ही उसके सिर पर सेहरा सजाऊंगी, तुम देख लेना। क्या? वो किसी हिंदी सीरियल की तरह अपना सर इधर उधर घुमाता है। ये मुआवजा कैसे हो गया मामा? बादल क्यों नहीं गरजे, बिजली क्यों नहीं गिरी? शेरी की एक्टिंग अरूज पर होती है। वो दोनों माँ बेटा मुस्कुराकर उसकी दुहाइयाँ सुन रहे होते हैं। अच्छा मामा, लड़की का नाम तो बताएं, कौन है? क्या नाम है मेरी होने वाली बहू भाभी का, जिसका मैं हैंडसम, चार्मिंग और इकलौता देवर हूँ? इशरत बेगम उसके सर पर एक चपक लगाती है। तुम ना ज़्यादा भोले मत बनो, जैसे कुछ जानते ही नहीं कि कौन है तुम्हारी भाभी। तो वह हैरानगी से पूरी आंखें खोले अपने बड़े भाई को देखता है। भाई, क्या मामा को पता चल गया? तो हादी मासूम सी शक्ल बनाए वहाँ हाँ में सर हिला देता है। याहू! शरीफ उसी से नारा लगाता भाई के गले लग जाता है। अच्छा, अब तुम दोनों भी आराम से सो जाना, ज़्यादा देर तक जागना मत। मैं भी चलती हूँ हादी, तुम्हारे पापा तुमसे बात करने का कोई अच्छा सा मौका ढूंढ रहे थे कि वो तुम्हें शादी के लिए राज़ी कर सके। अब मैं तुम्हारे पापा को सारी बात बताकर उनसे मशवरा करके सुबह ही अदील और सबाहत से रिश्ते की बात करने चलते हैं। ठीक है मामा, गुड नाइट। इशरत बेगम अपने कमरे की तरफ जबकि शहरी अपने रूम की तरफ भर जाता है। इशरत बेगम जब अपने कमरे में आती हैं तो आदिल साहब किताब के मुताले में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वो भी उनके पास आकर बैठ जाती हैं। सुने आदिल, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बेगम साहिबा बोलें, खादिम सुन रहा है। आदिल साहब प्लीज़ कभी संजीदगा भी हो जाया करें। इशरत बेगम मुंह बनाए बोलती हैं। अच्छा जी ठीक है, बताएं क्या बात है। तो इशरत बेगम अलिफ से ये तक सब उन्हें बता देती है। आदिल साहब सुनकर पहले तो हैरान होते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। वाह भाई, हादी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। आदिल साहब बहुत खुश नज़र आते हैं। ठीक है, फिर हम सुबह ही लड़की के माँ बाप से बात करते हैं। अब बच्चों को भी बता दीजिएगा। तो इशरत बेगम जी ठीक है कहती बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाती हैं। क्या बात है भाई साहब, आपने ऑफिस देर से जाने का क्यों कहा है? बच्चों को कॉलेज भी नहीं जाने दिया, सब ठीक तो है ना? वो सब ऊपर वाले पोर्शन के लाउंज में बैठे होते हैं। हाँ आदिल, सब खैरियत है। आज हम तुमसे और सबाहत से कुछ मांगने आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, सब कुछ आपका ही तो है। अदील साहब की समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो भाई साहब को मांगनी पड़ रही है। अभी बेटा जाओ सबके लिए चाय बना लो। वो माँ की बात सुनते ही उठ खड़ी होती है। नहीं अभी बेटा, आप बैठो, अभी आपका यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदिल साहब अभी को अपने पास बुलाते हैं तो वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। उसके दिल में घंटियाँ बजने लगती हैं। उसका दिमाग उसे सिग्नल दे देता है कि ताया अबू क्या मांगने की बात कर रही हैं। ये सोचते ही अभी को ठंडे पसीने आने लगते हैं। आदिल साहब बात का आगाज़ करते हैं। अदील, मैंने हदीद, शहीर और अभी हमें कभी कोई फ़र्क नहीं किया। जी भाई साहब, मैं जानता हूँ आप अभी को मुझसे भी ज़्यादा चाहते हैं, तो बस फिर ठीक है। मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ, अपने हादी की दुल्हन बनाकर। ये बात सुनते ही अभी का दिल किया कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए। उसे सबसे बहुत शर्म आ रही होती है और दिल तो पता नहीं इतना तेज़ दौड़कर कहाँ जाने वाला था। दो शरारती आंखें उसके फेस एक्सप्रेशंस को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर रही होती हैं। अदील साहब और सबाहत बेगम की तो खुशी की इंतहा नहीं होती। उनकी अभी के लिए हदीस से बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता था। सबाहत बेगम एक झटके से सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है। सबाहत, तुम कहाँ चली? इशरत बेगम के दिल में डर सा आ जाता है कि कहीं सबाहत को इस रिश्ते से कोई एतराज़ ना हो। मिठाई लेने जा रही हूँ आपा, इस खुशी के मौके पर मिठाई बहुत अहम होती है। क्यों अदील साहब? वो शोहर से राय तलब करती हैं। हाँ बिल्कुल बेगम, मिठाई के साथ अच्छी सी चाय का भी बंदोबस्त करें, खुशी का मौका है। सबाहत बेगम और इशरत किचन की तरफ भर जाती हैं। अभी बेटा, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप बिला झिझक कह सकती हैं। आपकी खुशी ज़्यादा अहम है हमारे लिए। नहीं ताया अबू, मेरी खुशियों के बारे में आपसे और पापा से भरकर कोई नहीं सोच सकता, मैं खुद भी नहीं। आप मेरी ज़िंदगी का जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। उसके इकरार करते ही एक वीडियो फट से उसके पास पहुंचा दी जाती है। और वो कौन है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। आदिल साहब आबी को अपने साथ लगाते हैं और उसके माथे पे प्यार करते हैं।
عدیل صاحب بھی اپنے بڑے بھائی سے گلے ملتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ شہید شیرازی صاحب بس اتنی دیر ہی چپ بیٹھ سکتے تھے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ابھی کے پاس پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر بھابھی جان۔ شہری کے منہ سے اپنے لیے بھابھی کا لفظ سنتے ہی ابھی کے چہرے پر شرم و حیا کے انگرت رنگ چھا جاتے ہیں، تو وہ شرمیلی سی مسکان کے ساتھ شہری کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اف ابھی، تم شرماتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگ رہی ہو یار، بھائی دیکھے تو فل لٹو ہو جائیں تم پر۔ وہ پہلے ہی اتنے لٹو ہیں اور کیا ہوں گے، وہ منہ میں بڑبڑاتی وہ جو شہری سن نہیں پاتا۔ شہری طرح طرح کی باتیں کر کے اسے چھیڑنے لگتا ہے۔ وہ جو آفس میں بیٹھا کام میں دل لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل تو کہیں اور ہی مصروف ہوتا ہے۔ اس کے آفس آ جانے کے بعد گھر میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی، چاچو چاچی نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ سب کچھ جاننے کے لیے بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے موبائل پر میسج آتا ہے۔ وہ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اپنا واٹس ایپ کھولتا ہے تو شہری کے مبارکباد کے میسج کے ساتھ ایک ویڈیو بھی ہوتی ہے۔ ہادی جلدی سے ویڈیو اوپن کرتا ہے۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جاتی ہے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹتی جاتی ہے۔ ابیہا کا گھبرانا، شرمانا اور مسکرا کر نظریں جھکانا سب کچھ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہادی خوشی اور محبت سے اس کی تصویر پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ تصویروں سے اب تسکین نہیں ملتی، دل اب تمہیں چھونا بھی چاہتا ہے۔ عدیل صباحت، اب میں اپنی بیٹی کو جلد ہی اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ عشت بیگم اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں، لیکن بھابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو ابھی کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ عدیل صاحب عشت بیگم سے کہتے ہیں، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، میری بیٹی جتنا چاہے پڑھے، بس میں اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو بارات لا رہے ہیں، آپا اتنے کم دن میں تیاری کیسی ہوگی؟ صباحت بیگم پریشان ہو جاتی ہے۔ سب تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ آج 15 تاریخ ہے، 10 دنوں میں ساری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ عشت بیگم کے بس میں ہوتا تو وہ بھی نکاح کروا کر ابھی کو ساتھ لے جاتی، پھر وہ سب شادی کی تیاریوں کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی آج وہ خود کو دیکھنے سے بھی شرما جاتی ہے اور ہادی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ اس کے موبائل پر میسج ٹون بجتی ہے۔ وہ موبائل اٹھا کر دیکھتی ہے تو واٹس ایپ پر ہادی کے 2 میسج آئے ہوتے ہیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ میسج اوپن کرتی ہے۔ ایک اس کی اپنی ویڈیو ہوتی ہے جسے دیکھتے ہی ابھی سمجھ جاتی ہے یہ کس کا کارنامہ ہے، تو وہ شہری کو دل میں گالیوں سے نوازتی ہے۔ اگلا میسج پڑھتی ہے تو وہ ایک شعر ہوتا ہے، تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ وہ جلدی سے موبائل بیڈ پر پھینک کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیتی ہے، جیسے ہادی سامنے بیٹھا اسے شعر سنا رہا ہو۔ وہ ہادی کے ساتھ گزارنے والے حسین دنوں میں کھو جاتی ہے۔ 10 دن تیاریوں میں کیسے گزرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، سوائے ہادی کے۔ اسے ایک ایک دن بھی صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ پورے 10 دنوں سے اس نے نہ ابھی کو دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی، نہ وہ نیچے آتی تھی، نہ وہ اوپر والے پورشن میں جا سکتا تھا۔ وہ ابھی کو کالز کر کر کے تھک چکا تھا، لیکن وہ مہارانی نون لفٹ کا بورڈ لگائے بیٹھی تھی اور خاص طور پر شہری کی نظریں تو ہادی پر فکس ہو چکی تھیں۔ وہ ہادی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے بہت ہی اہم تھا، خاص کر حدیث شیرازی کے لیے، کیونکہ اس کی محبت ہمیشہ کے لیے اس کی بن کر اس کے پاس آنے والی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بارات کا انتظام میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ گھر کی پہلی شادی تھی تو پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ نکاح بخیر و عافیت سے ہو چکا تھا، اب بس دلہن کے آنے کا ویٹ تھا۔ ہادی گولڈن شیروانی پر میرون کلا پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، جسے بے صبری سے اپنی شہزادی کا انتظار ہو۔ عشت بیگم اور صباحت بیگم ابھی کو پیار سے تھامے ہوئے آتی دکھائی دیتی ہیں۔ حدیث شیرازی کو اپنی ملکہ کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ مرین لہنگے، گولڈن کرتی اور مہرون دوپٹے کو اچھی طرح سیٹ کیے ڈارک اور نفیس میک اپ میں حوروں کو مات دے رہی ہوتی ہے۔ دلہا دلہن کا ڈریس ہادی کی پسند کا ہے۔ دلہن کے روپ میں اس کے کم عمری حسن اور بھی نکھر کر دلکش ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے سٹیج تک پہنچتے ہی ہادی ہوش میں آتا ہے اور جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی دلہن کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، تو وہ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھتی ہے، جس کے نام وہ تھوڑی دیر پہلے اپنا سب کچھ لکھ چکی ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں میں اس کی محبت کے چراغ روشن کیے اسے ہی تک رہا ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے تو ہادی اسے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دلہن کے آتے ہی تحفہ تحائف کا دور چلتا ہے۔ کیمرہ مین ہر انداز سے اس جوڑی کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد رخصتی کا شور اٹھتا ہے تو ابھی کی حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ بے شک ابھی نے اسی گھر جانا ہے جہاں وہ پلی بڑی جوان ہوئی، لیکن رخصتی کے وقت رونا ایک فطری عمل ہے۔ سب کی دعاؤں قرآن پاک کے سائے میں ابیہا حدیث شیرازی اپنے پیا حدیث شیرازی کے سنگ پیاز دے سزار جاتی ہے۔ مہمان بھی سب روانہ ہو چکے ہوتے ہیں۔
घर आते ही मुख्तलिफ रस्मों के बाद इशत बेगम आपी को उसके कमरे में छोड़ आती हैं कि कहीं थकावट की वजह से उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। वो आंखें बंद किए बेड से टेक लगाए आने वाले दिलकश और खूबसूरत लम्हों के बारे में सोचने लगती है कि दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर पट से आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ जाती है। वो अपनी शेरवानी और कुल्ला उतार कर सोफे पर रखता आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है। उसके एक एक कदम पर आबी की धड़कनें अथल पथल होने लगती हैं। वो बेड पर बिल्कुल उसके करीब बैठ जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वो मोहब्बत से अपनी शरीकी हयात पर सलामती भेजता है। वालेकुम अस्सलाम। वो आबी की आवाज़ की कपकपाहट महसूस कर लेता है तो थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाता है। कैसी हो? वो मोहब्बत से चूर लहजे में उससे पूछता है। ठीक हूँ। आबी से कुछ बोला ही नहीं जाता तो वो चुप कर जाती है। घबराओ मत आबी, सब ठीक है, ओके। हादी उसकी हालत समझ रहा होता है। उसे कुछ याद आता है तो वो उठकर अलमारी की तरफ चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एक लंबी सी डिबिया होती है जिसे वो आबी की तरफ बढ़ा देता है और ख़ुद उसके पास ही बैठ जाता है। उसमें क्या है? वो हादी से पूछती है। खुद खोल कर देख लो। हादी के कहने पर वो डिबिया खोल कर देखती है तो खुशी से पागल होने लगती है। उसमें गोल्ड की चेन होती है जिसमें ए और एच लिखा होता है, जिनमें छोटे छोटे सफ़ेद डायमंड्स जगमगा रहे होते हैं। वाह हादी, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन मेरी छोटी सी बीवी से कम। वो उसकी नाक दबा कर कहता है। अच्छा उठो। क्यों? अरे उठो तो सही। वो आबी का हाथ पकड़े उसे आईने के सामने ले जाता है और ख़ुद उसके पीछे खड़ा होकर उसके गले से भारी नेकलेस उतार कर चेन को उसके गले की जीनत बना देता है। वो उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते ही आबी अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेती है। वो जो आईने में ही उसे देख रहा होता है उसको बच्चों की तरह आंखें नीचे देख बेकाबू सा होने लगता है तो उसके सामने बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। इतना करीब कि आबी की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस होती हैं। उसकी रगों में दौड़ता मोहब्बत का तूफान मुंह जोर होने लगता है। हादी नरमी से उसकी कांपती हुई पलकों की झालर को चूम लेता है। वो जो आंखें जोर से बंद किए खड़ी होती है एकदम से कांप जाती है और पट से आंखें खोल देती है। हादी को अपने इतने करीब खड़ा देखकर उसकी पलकें अपने आप गालों पर झुक जाती हैं। महबूब को देखकर अगर आंखें शर्म से झुक जाएं तो ये खूबसूरत मोहब्बत की खूबसूरत तरीन अदा होती है। उसको शर्मा कर नजरें झुकाता देख हादी बेखुद सा होने लगता है। उसको दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लेता है और अपने लब उसके माथे पर अभी आंखें बंद किए उसकी धड़कनों की बेताबियां महसूस करने लगती है। अभी अब तुम अब कपड़े चेंज कर लो, काफ़ी भारी ड्रेस है, थक गई होगी। वो अपने मुँह और जज्बात पर बंद बांधता है जो आज उसे बहुत मुश्किल लग रहा होता है। उसकी बात पर अभी कामते हाथों से दुपट्टे की पिनें उतारने लगती है। कुछ तो आसानी से निकल जाती हैं लेकिन कुछ बुरी तरह फंसी होती हैं। अभी रोने वाली शक्ल बनाकर हादी की तरफ देखती है। वो जो फुर्सत से उसे आंखों के जरिए दिल में उतार रहा होता है। 2 कदम चलकर उसके करीब आता है और अपने हाथ आबी के सर के पीछे ले जाकर पिने उतारने लगता है लेकिन उसकी गर्म नज़रें आबी के चेहरे का तवाफ कर रही होती हैं। आबी उसकी लो देती नज़रों की तपिश से पिघलने लगती है। निकाह जैसा पाक और मजबूत बंधन हो और मनचाहा जीवन साथी तो फिर खुद को संभालना इख्तियार में नहीं रहता। दुपट्टा उतरते ही उसकी सुराहीदार गर्दन हादी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है जो बालों के ऊंचे जोड़े की वजह से और भी खूबसूरत लगने लगती है। हादी दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर झुक जाता है और अपने दहकते लब उसकी गर्दन पर रख देता है। उसके नरम गर्म होंठों का लम्स आबी को दीवाना करने के लिए काफ़ी था तो वो एक झटके से उसके चौड़े सीने से लग जाती है जो उसकी पनाहगाह होती है। आबी की इस हरकत पर वो हैरान रह जाता है लेकिन फिर एक जानदार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा जाती है। वो उसके कान में शरारत से तेज सरगोशी करता है। इसका मतलब है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। हादी की बात पर वो होश में आती जल्दी से उससे अलग होती है और थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। हादी सवालिया नज़रों से उसे देखता है जैसे पूछ रहा हो, अब क्या हुआ? आपने मुझसे शादी क्यों की? उसकी बेतुकी बात पर वो आबी को उलझी हुई नज़रों से देखता है। ये कैसा सवाल है आबी? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दें। आपकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, इनमें से आप किसी से भी शादी कर सकते थे, मुझसे क्यों की? वो अपने सवालों का पटारा खोल लेती है क्योंकि उसे इकरार सुनना होता है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है। अभी मैं मजाक में कह जाता था वरना ऐसी कोई बात नहीं। उसे लगता है अभी उस पर शक करती है। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन ये तो बताएं मुझसे शादी क्यों की? वही मुर्गे की एक टांग। अभी ये क्या बचपना है? वो उसकी तरफ हटता है तो अभी जल्दी से 2 कदम पीछे हट जाती है। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं दे देते मेरे पास नहीं आ सकते। जब मैं सो रही थी तो वो तो बड़ा ही सहार किया जा रहा था, अब जाग रही हूँ तो टेप लग गई है आपके मुंह पर। उसकी बात पर हादी की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा अभी? मेरा वही मतलब है जो आप समझे हैं हादी। तो मतलब कि उस रात तुम जाग रही थी? तो अभी मासूम सी शक्ल बनाती अपना नीचे वाले होंठ ऊपर वाले होंठ पर चढ़ाती बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाती है। हादी उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। हादी को जरहाना अंदाज में अपनी तरफ आता देख
आबी भागने लगती है, लेकिन हैवी ड्रेस की वजह से भाग नहीं पाती। हादी उसे पकड़कर अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है। आबी को अपनी पसलियाँ टूटती महसूस होती हैं। जब सब कुछ पता था तो फिर इतनी देर से टाइम क्यों ज़ाया कर रही थी? बोलो। क्योंकि मुझे फ़ेस टू फेस आपकी मोहब्बत का इकरार सुनना था। अब वो अपनी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार करती है। 2 बार आपका इकरार सुना, दोनों बार ही अनजाने में। 2 बार कैसे? हादी सच्चाई जानने के लिए बेचैन नजर आता है। पहली बार तब सुना जब आप और शरी आपके रूम में बैठे बातें कर रहे थे। मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाई तो आपकी सारी बातें सुन ली, इसलिए तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। हादी उसकी बात काट कर कहता है तो वो इस बात में सर हिला देती है। तो हादी शिद्दत से उसे अपने सीने से लगा लेता है। आई एम सॉरी अभी, मेरी वजह से तुम इतनी तकलीफ, इतनी अजियत से गुजरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं हादी प्लीज़, आप माफ़ी ना मांगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अभी। हाँ, तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिए उसकी आंखों में आंखें डाले उसे अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत का इकरार सौंप रहा था। वो दुनिया भुलाए उसकी आंखों में डूबती चली जाती है। हादी मोहब्बत से उसके हाथ चूम लेता है। अभी है उसके खूबसूरत इजहार पर उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत के रंग और अपना अक्स देखकर सरशार सी हो जाती है। उसके चोरे सीने से लगी खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर करके सुकून से पलकें मूंद जाती है। बस आप मुझसे वादा करेंगे कि आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे? हाँ मेरी जान, ये प्यार कभी कम नहीं होगा। हमारे 10 बच्चे भी हो गए तब भी नहीं। 10 बच्चों का सुनकर अभी का मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है। वो उसके सीने पर अपना सर उठाकर हादी को ज़बरदस्त घूरी से नवाजती है। तो अभी हदीज शराजी की शक्ल देखकर हदीज शराजी का जानदार कह कहा कमरे में गूंजता है। हादी छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़े। बहुत मुझे बहुत बुरे हैं आप। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मजबूत बाजुओं का हिसार तोड़ना उस छोटी सी नाजुक सी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। हादी मुस्कुराती हुई नज़रों से अपनी बाहों में मचलती अपनी मताए हयात को देखता है। अरे अभी कुछ बुरा किया ही कहा है, मैं तो और ज़्यादा बुरा बनने का सोच रहा हूँ और अमल करने का भी अभी इरादा रखता हूँ। अभी उसकी जुबानी बात पर पानी पानी हो जाती है। ये कहते ही हादी उस पर झुक जाता है, उसके लबों को अपने होंठों में कैद कर लेता है इतनी शिद्दत से कि अभी को अपनी सांसें रुकती महसूस होती हैं। और इसके बाद थोड़ा सा रोमांटिक है तो आगे चलते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा ज़्यादा रोमांस है तो आप इसको खुद ही पढ़ लें। वो बेड पर लेट कर आंखें बंद कर लेती है और ख़ुद को इस इंसान के हवाले कर देती है जो उसे उससे भी ज़्यादा चाहता है। वो पूरी दिली आमादगी से हादी की होना चाहती है। हादी लाइट ऑफ कर देता है तो कमरे में कैंडल्स की मध्यम रोशनी और गुलाबों की खुशबू एक दूसरे के वजूद में गुम एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे में गुम इस हसीन रात को और भी दिलकश और खूबसूरत बना रहे होते हैं। इन लम्हों की मोहब्बत के लम्हों में उनकी सांसें एक हो चुकी होती हैं और वो भी एक दूसरे के हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और इसके साथ ही ये छोटा सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।